ठीक है। तो मैं पंजाबी में या अवधी में गाने भी सुन सकता हूँ, गोविंदा की फिल्मों को एंजॉय कर सकता हूँ और अगले ही पल में मार्टिन स्कॉर्सेज़ी या टेरेंटिनो की फिल्मों पे, स्टैनली क्यूब्रिक की फिल्मों पे भी बात कर सकता हूँ। इसमें कोई द्वैध नहीं है ना। मैं आपसे बहुत ही पॉपुलर गानों पे बात कर सकता हूँ जो डिस्क में या डिस्कोथेक में बजते हैं, जस्टिन बीबर पे बात कर सकता हूँ और मैं किसी अभंग पर भी बात कर सकता हूँ। तो ये जो विचार है ना कि जिसमें एक पांव प्रबोधन की तरफ है जो भविष्य से आना है, दूसरा पांव उस अतीत की तरफ है जिससे हमने बहुत कुछ सीखा और छोड़ा, और मन जो है वो वर्तमान में है, अभी है। और इसके लिए विद्या बहुत जरूरी है और विद्या से तात्पर्य सिर्फ किताबी विद्या से नहीं है। जो हमको हमारे गुरु ज्योतिबा फुले साहब ने सिखाया कि क्यों विद्या जरूरी है, कि इसके बिना ना मति है, ना वित्त है, ना ज्ञान है, कितनी जरूरी बात है। और यही विद्या हमें ये शऊर भी देती है कि अगर हम किसी भी किस्म का भेद देखें तो उससे न्याय सम्मत ढंग से लड़े, है ना, एक बेहतर दुनिया बनाए। हम एक बड़े सिलसिले का एक अंग है, एक कड़ी है। हमने या आपने चुंबक पे या मेटल पे या वेव पे वो काम नहीं किया जिसकी वजह से ये माइक काम कर रहा है। किसी ने किया, किसी ने हजारों घंटे खपाए, किसी ने टंकन कैसे हो, टाइपिंग कैसे हो, प्रिंटिंग कैसे हो, इसको वक्त दिया। हम आप यहाँ बैठे हैं, मेरे गले में दुशाला है, कोई सेवा भाव से भरकर वॉलंटियर यहाँ तक आया। आप जहां हैं, जो कुछ है उसमें आपका बहुत कम है योगेश, आपके इर्द गिर्द का बहुत ज्यादा है। जब आपके भीतर ये विनय भाव रहेगा हमेशा, तब चीजें बहुत आसान है। तो लंदन टॉक के पीछे ये विचार था। और हमारे न्यूज रूम में 3 शब्द हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं, और चूंकि यहाँ जर्नलिज्म के स्टूडेंट बैठे हैं क्या? जी, जर्नलिज्म के स्टूडेंट भी हैं, समाज के और राजनीति के, जीवन के विद्यार्थी तो सभी हैं। तो 3 शब्द हैं जो हम बहुत दोहराते हैं। वो लंदन टॉक का ध्येय वाक्य आप मान सकते हैं। 3 शब्द हैं, स्पष्ट, सरल और सरस। ये किसी भी न्यूज रूम के लिए जरूरी शब्द हैं और हमें लगता है कि जीवन के लिए भी जरूरी शब्द है। स्पष्ट, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आप जीवन में करना क्या चाहते हो? आप जीवन में बहुत फिट होना चाहते हो, लेकिन आप सुबह उठ नहीं रहे हो। जब प्राणवायु बहती है तब आप दौड़ने नहीं जा रहे हो। आप चाहते हो आपका शरीर बहुत लचीला हो, लेकिन ना तो आप प्राणायाम कर रहे हो और ना अलग अलग योग मुद्राएं कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपका शरीर बहुत अच्छा हो, लेकिन आप अलग अलग शाक सब्जियां नहीं खा रहे हो, वो ओवररेटेड मैदा की बहुत सारी डिशेस खा रहे हो, है ना। मिठाई के नाम पे आपको सेव ध्यान नहीं आता है, वो बालूशाही का अंग्रेजी संस्करण क्या बोलते हैं उसको, डोनट ध्यान आता है। तो मुझे आपकी गंभीरता पे संदेह है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। या तो आपको ये हो कि नहीं साहब अपन को चिल रहना है और चिल रहने के जो बाजार में तरीके बताए हैं उन्हीं का पालन करना है, और बाजार ये कहता है कि जब तक आप डोनट नहीं खाओगे आपकी खुशी अधूरी है, तो कोई बात नहीं। पर अगर आप चाहते हो कि आप बहुत ही ओरिजिनल, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए जीवन में करना क्या है। आप बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं लेकिन आप बहुत सारा पढ़ते नहीं हैं, भाषा को लेकर अपनी समझ को लगातार संभाल नहीं रहे, तो पहला स्पष्ट। दूसरा जो स्पष्टता के बाद बहुत जरूरी है वो है सरल। हमारे स्कूलों में कई टीचर होते थे जिनको नॉलेज तो बहुत होती थी पर समझ में नहीं आता था, हम उनकी विद्वता के आतंक में जिए रहते थे। तो सरलता उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको जो आता है क्या आप उसे आसान ढंग से बता पा रहे हो, लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, वो भाग खड़े तो नहीं हो रहे हैं, बोझिल तो नहीं लग रही है आपकी बातों में। तो सरल होना बहुत जरूरी है, न्यूज रूम में भी, समाचारों में भी और जीवन में भी। कहीं अहंकार तो आप पर हावी नहीं हो रहा है। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज है, असाध्य वीणा की तरह जो आते आते ही शायद आती है, वो है सरस होना। स्पष्ट, सरल, सरस। सरस कौन है? वो जो मजेदार है। हम जिस सनातन परंपरा से आते हैं, हमारे यहाँ संवाद पाप से शुरू नहीं होता है, प्रायश्चित से शुरू नहीं होता है। हमसे ये नहीं कहा जाता है कि ये जो जीवन है, इस जीवन में तुम बहुत सारे पाप करोगे, इनसे मुक्ति के लिए ये करो वो करो, नहीं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये जीवन कलरव आनंद है, ब्रह्मानंद सहोदर की प्राप्ति तुम्हारा अभीष्ट है। तुम्हारे जीवन में धर्म होना चाहिए। धर्म क्या है?
स्वधर्म शब्द इस्तेमाल होता है, धार्यति सा धर्मा, जो तुम्हारी प्रवृत्ति और तुम्हारे युग के अनुकूल हो वो तुम्हारा धर्म है। मैं बातूनी था, मैं पत्रकारिता में आ गया, सब जगह बोलने जाता हूं, ये मेरा शायद धर्म है। बोलने के लिए कुछ मनन चिंतन करना होता है, ये मेरा धर्म है। धर्म अर्थ का उपार्जन बहुत जरूरी है, श्रम की महत्ता को समझना। काम डिजायर्स की वजह से हम पैदा हुए, डिजायर की वजह से जीवन में श्रृंगार आए, भाषा आई, कविता आई, और मोक्ष वो नहीं है कि जब मरे तो मरघटे पर सिर्फ श्लोकों का वाचन हो रहा हो और आपकी मिट्टी पर घी उड़ेला जा रहा हो और चंदन की सुवासित लकड़ी, वो नहीं है मोक्ष। मोक्ष है कि जब तुम बीतो तो तुम्हें संतुष्टि रहे कि ये जीवन मिला और इसमें कुछ अर्थवत्ता दे पाए, और जिनके जीवन को प्रभावित कर पाए वो तुम्हें ऐसे ही याद करते, तुम सिलसिले को कुछ आगे बढ़ाकर गए। तो हम उस परंपरा से आते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की परंपरा से, आनंद की परंपरा से आते हैं, उत्सव की परंपरा से आते हैं। तो वो परंपरा सरस की परंपरा है, रस की परंपरा। हमारे यहाँ तो भीरता को, भय को, क्रोध को, इनको भी रसों में बद्ध किया गया है। अलग अलग भाव है, आप जब शास्त्रीय नृत्य देखते हैं तो वो भाव प्रकट होते हैं। तो हमको लगता है कि हम अपनी पत्रकारिता के जरिए भी यही करें, ज्ञान का सरलीकरण, व्यक्तियों को उत्सुक बनाना, खूब सवाल पूछो। यहाँ बहुत सारे लड़के बैठे हैं, ज्यादातर लड़कों ने और मैंने भी, लड़कों के कुछ तयशुदा रंग होते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रंग होता है ब्लैक, क्योंकि आधों को बता दिया गया है कि ब्लैक में तुम कूल लगते हो, और आधों को बता दिया गया है कि मैदा खाने के बाद जो थोड़ा सा पेट निकल आया है या बियर पीने के बाद वो ब्लैक से ढका रहता है। उसके बाद वो कभी पूजा पाठ में व्हाइट पर आ जाते हैं, और उसके बीच कुछ रंग एग्जिस्ट करते हैं, ग्रे, नॉट सो ग्रे, ब्लू के बहुत सारे शेड्स, जैसे आपने और हमने पहन रखे हैं, है ना। पुरुषों को आप बहुत कम रंग पहने हुए देखेंगे, पूजा पाठ जैसे कुछ आदि लोग। आप स्त्रियों को देखेंगे, दे आर मोर श्योर ऑफ देमसेल्फ। आपको उनके ऊपर पीला, गुलाबी, लाल, है ना, ये सारे उजले रंग देखेंगे। सरस का जो भाव है वो ये भाव है कि हम अपने इर्द गिर्द के प्रति औत्सुक के रखें। मैंने, मेरी मित्र ने, मेरी माँ ने, मेरे पिता ने जो रंग पहन रखे हैं, इनका नाम क्या है? आपको पता है 17 तरह का गुलाबी होता है, उन सबके अलग अलग नाम होते हैं, इससे भी ज्यादा शेड है। तो बेबी पिंक और पिंक अलग अलग होते हैं। अब आप कहोगे कि ये सब बड़ी गैर जरूरी चीज है, मैं कहूँगा बड़ी जरूरी चीज है। आप लोग किसी संवाद करेंगे तो ये ज्ञान काम होता है, ठीक है ना। इनके लिए तो बड़ा जरूरी है। ये अभी इनमें से ज्यादातर लोग उस उम्र में हैं जहाँ हिलते पत्ते को देखकर भी हंसी आती है, और फिर ये ख्याल आता है कि किसी हसीना को हम पर हंसी आए, या इसका उलट भी। तो सरस का जो भाव है वो उत्सुकता का भाव है। पत्रकारिता को ये भाव और जागृत करना चाहिए। पूछिए, ठीक है, आपने कुछ सुना, कोई शब्द सुना, आपने गुलजार साहब का कोई गाना सुना, आपने गाना सुना कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना, बहुत पॉपुलर गाना हुआ। अब उसमें आगे गुलजार साहब लिखते हैं कि तेरी आंखों में किमाम की खुशबू है, तेरा आना भी गर्मियों की दूर है। राइट, समझ सुना है गाना? हम में से कितने लोगों को पता है कि किमाम क्या है और कैसे बनता है? ये औत्सुक्य है। आप खाएं नहीं, क्योंकि उसको बनने में तंबाकू का इस्तेमाल होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए खराब है, और इससे सरकारी भाषा में कर्क रोग हो जाता है, जिसको हम कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये बड़ा आयातित नशा है, ये यूरोप और उधर से आया है। बुरा हो पुर्तगालियों का, बताइए साहब, मतलब अमरूद लाए अच्छा है, टमाटर लाए, मिर्च लाए, भाषा में ये चीजें लाए, हमारे यहाँ का नशा ये नहीं है। हमारे यहाँ के क्या नशे हैं, किसी और मंच पर बात करेंगे, वरना कोई करार देगा कि ये विजया का सेवन करके मंच पर बैठा है। विजया संस्कृत में भांग को कहते हैं। मैंने सुना है कि आजकल की जबान में उसको कुछ और कहते हैं, पर कोई ज्वाइंट वेंचर यहाँ नहीं है, तो
उसके बाद नहीं करेंगे। तो ऑक्सो की जो है कि यदि किसी अर्थशास्त्री ने कोई विद्वतापूर्ण भाषण दिया जिसमें कोई पारिभाषिक शब्द आया, उसने कहा कि साहब ये जो घोषणा पत्र है ये फिस्कल प्रूडेंस का पालन नहीं करता है। तो ये उत्सुकता हो कि ये फिस्कल प्रूडेंस क्या है और उसको यूं समझाया जाए कि देखो तुम्हारे घर में मम्मी काम करती हैं, वो नौकरी करती हैं, पापा थोड़ा सा बिजनेस करते हैं और घर संभालते हैं। तो मम्मी जब दफ्तर से आती है तब तक पापा की जिम्मेदारी होती है कि वो बाजार से सब्जियां ले आए, सब्जियां काट भी दें, आटा गूंद के रखें और मम्मी के लिए चाय बना के रखें, क्योंकि उनका बिजनेस दोपहर तक खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो लोग बैठ के चाय पिए, उसके बाद कुछ गाने वाने सुने, दफ्तर और काम कैसा रहा, फिर मम्मी पापा मिलकर खाना बनाए, तब तक आप होमवर्क पूरा कर लो, जो घर में लड़का लड़की हो, फिर सब लोग बैठ के खाना खाएं एक साथ, राइट। और फिर कोई डिस्कस करे कि अच्छा देखो पापा इतना पैसा कमा के लाए, मम्मी इतना कमा के लाई, यहाँ खर्चा हुआ, यहाँ खर्चा हुआ, यहाँ ओवर हो गया, यहाँ बचत हो गई, और इससे हमारे घर का बजट है। दिस इज हाउ यू मेक देम अंडरस्टैंड, राइट, कि ये बजट है, यहाँ से आय हुई और यहाँ व्यय हुआ और आगे के लिए इतना सेव कर दिया, और फिर आप उसको क्रमशः जटिल करते हैं। ये पत्रकारिता के लिए जरूरी है। औत्सुक्य के बाद सरस होना ये है ना कि आप क्या मजेदार ढंग से बता पा रहे हो, क्या कहानी के ढंग से बता पा रहे हो, क्योंकि आप सब लोग, आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूँ। आप में से ज्यादातर लोग आई एम होप एज्यूमिंग कि स्कूल गए होंगे, सब लोग स्कूल गए हैं। मैं आपको बहुत अचरज हो रहा है कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ कि आई एम होपिंग कि स्कूल गए होंगे। इसकी दो वजह हैं। पहली, पत्रकारिता का एक बड़ा जरूरी सबक है, डू नॉट अज्यूम। मैं ये तय नहीं कर सकता हूं बिना आपसे पूछे कि आप स्कूल गए होंगे। हो सकता है कि कोई बिना स्कूल गए साक्षर हो गया हो। साक्षरता के लिए, ज्ञान के लिए शाला में जाना अनिवार्य नहीं है। होम स्कूलिंग एक बड़ा पॉपुलर कंसेप्ट भी है। हमारे एक मित्र हैं, मतलब पति पत्नी दोनों मित्र हैं, कुमुद मिश्रा और आयशा रजा उनकी पत्नी है, और कुमुद मिश्रा उनका बेटा है कबीर। वो स्कूल नहीं जाता है, वो होम स्कूलिंग करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा सो आई कैन नॉट अज्यूम कि सब लोग स्कूल गए। दूसरा, तमाम दावों के बावजूद अभी बहुत विभेद बाकी है और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें जब स्कूलों में होना चाहिए तब वो खेतों में, खलिहानों में, ईंट के भट्टों में, मजदूरी की जगहों पर, ढाबों में, चौराहों में होते हैं, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शुरुआत संघर्षपूर्ण रही तो वो ऐसे किसी शिविर में बैठ नहीं सकते। तो अगर आप स्कूल गए हैं और फर्ज करिए कि आप लोग 5वीं कक्षा तक, 5th स्टैंडर्ड तक पढ़े या उससे ज्यादा भी पढ़े हो सकते हैं, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए तो कि आप 5वीं क्लास में जो 211 दिन स्कूल गए हैं, उन 211 दिनों में क्या हुआ था, तो शायद ही हमें से किसी को याद हो एग्जैक्टली। हमें क्या याद होगा कि नेहा अपने बर्थडे वाले दिन कौन सी फ्रॉक पहन के आई थी जब टॉफियां बांट रही थी। जब मैंने बैडमिंटन का फाइनल जीता था तब मुझे जो मेडल मिला था वो कैसा था। मैथ्स का होमवर्क पूरा ना होने पर जो 17 मिनट 32 सेकंड तक मुझे मुर्गा बनाया गया था, तब पांव कितने दुख रहे थे। जब बुआ जी आई थी और मेरे लिए खिलौना लाई थी तो वो कितना सुंदर था, कैसे फर्ज से भाग रहा था। हमारी जो स्मृतियां हमारे अंतस का स्पर्श कर पाई, जो कहानियों की शक्ल में हमारे दिमाग की अलगनी से टंग गई, वो हमें याद रहती है। इंसान के मन की बनावट ऐसी है कि उसे किससे याद रहते हैं, इसलिए हजारों वर्षों से हमारे विद्वान नीति को, कथाओं को, ज्ञान को कहानियों में पिरोकर बताते हैं। ये महाभारत और रामायण क्या है? अंततः वो आपको एक बेहतर मनुष्य बनाना चाहते हैं, पर कहानियां सुनाते हैं, नीति की, बोध की, जातक कथाएं क्या है। ठीक है, तो स्पष्ट, सरल और सरस जो है पत्रकारिता का जो लल्लन टॉप तरीका है, वो कौतुक का तरीका है, ज्ञान के सरलीकरण का तरीका है, प्रबोधन का तरीका है, एक बेहतर मनुष्य बने, संभावनाशील रहे, समतापूर्ण रहे, अपने पूर्वजों के संघर्ष को याद रखें। इसलिए मैं बार बार ज्योतिबा फुले का जिक्र कर रहा हूं। और इन सब के साथ साथ आपके भीतर शास्त्रों से संवाद का साहस रहे। ज्ञान अगर आपको असहमति का साहस नहीं देता है,
अगर आपको रट्टू तोता बना रहा है, पिछलग्गू बना रहा है, ज्यों का त्यों मान लेने वाला बना रहा है, तब उसकी सार्थकता संदेह के घेरे में है। असहमति का साहस। किससे असहमति? कोई आपसे वय में बड़ा है, कोई आपसे ज्ञान में ज्यादा है, किसी का गुरु का बोध आपसे ज्यादा है, आप उन सबसे असहमत हो सकते हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत कमाल का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। उसमें एक किरदार दूसरे से कहता है किसी से मत डरो, न गुरु से, न शास्त्र से, न ब्रह्म से। हम उस परंपरा से आते हैं जिसमें कह दिया जाता है, अब जैसे लोग कहते हैं ना भगवान से डरो, भगवान से डरे तो प्रेम किससे करे? शैतान से। ईश्वर प्रेम की, आत्म की चीज है, राइट? तो ज्ञान जो आपको साहस दे, असहमति का साहस, आगे बढ़ने का, और सहमति का विवेक भी दे। हमेशा भ्रम नहीं है, हमेशा सीख नहीं रहा है। कोई चीज नहीं पता है तो स्वीकारना है, और वो आप किसी से भी सीख सकते हो। हम जिस परंपरा से आते हैं उसमें दुनिया भर के उद्भट विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराने वाले शंकर एक डोम को अपना गुरु मान लेते हैं। हम उस परंपरा से आते हैं, आप किसी से भी सीख सकते हो। हम उस परंपरा से आते हैं जहाँ कुमारिल या मंडन मिश्र के आश्रमों में जो शुक सारिका पक्षी होते थे, तोता मैना होते थे, वो वहां पर वेदों का अध्ययन कर रहे शिक्षार्थियों के संबोधन में, उच्चारण में जब कोई दोष आ जाता था तो वो दुरुस्त कर देते थे। ऐसा नहीं सही में करते होंगे, पर हमारा ये भाव है कि हम पक्षी से भी सीख सकते हैं। हम जब गणपति वंदन करते हैं तो दूर्वा दल चढ़ाते हैं, घास चढ़ाते हैं। क्या ये सब प्रतीक भर है? किसी ने कर्मकांड तय कर दिया कि घास चढ़ाओ। ये भाव है कि तुम्हें घास से, तृण मूल से भी सीखना है। आम चढ़ाते हैं, गुठली, उसके भीतर का गुदा, हर चीज काम आए घरा के। जब तोरण बनाते हैं तो इसलिए नहीं कि सिर्फ ग्रो कलर स्कीम में दिस ग्रीन विल लुक गुड, है ना, गेंदे के साथ कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, सिर्फ इतना बात नहीं, राइट? तो हमारे यहाँ जो चीजें आई हैं संस्कृति में, उनके पीछे एक विचार भाव होता है, ठीक है? तो हम इसको लगातार जाने, पर सिर्फ इसी पर नाटके रहे। इंडिया तो बेस्ट है, यहाँ सब कुछ अच्छा होता है, हमारे पास परमाणु बम का ज्ञान, परमाणु का ज्ञान था, परमाणु बम का ज्ञान नहीं था, ठीक है? गणित का ज्ञान था, पर बीच में प्रबोधन काल खत्म हुआ और उस ज्ञान से हम विरक्त हुए, हमारा आत्मगौरव खत्म हुआ। तो सब कुछ बहुत अच्छा था, ये मूर्खता है, ये मानना, ठीक है? सब कुछ बुरा था, ये मानना। ये जो मध्य मार्ग, इसको लेकर चलना, सबसे संवाद करना, ये लगता है। ये मतलब आपने जो अभी बताया है, शायद सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि ये ललन टॉक का पूरा फिलोसफी आपने यहाँ पे बताया है। सर, बात ऐसे रहती है कि फिलोसफी अलग जगह पे रहती है, उसको व्यवहार में जब हम लाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी रहती है। शायद आपने भी वैसे बहुत सारी चुनौतियाँ देखी हैं। उस तरह की चुनौतियाँ क्या रहती है, और ये लोगों ने बाद में ऐसी चुनौतियां फेस करनी है तो इन्हें क्या करना चाहिए? आपने क्या किया? इसके दो जवाब हैं। जो छोटा जवाब है वो मैं एक विद्वान के हवाले से दूंगा। एक कमाल की शास्त्रीय गायिका है, उनका नाम है शुभा मुद्गल। हमारा एक कार्यक्रम होता है गेस्ट मेकैनिज्म, उसमें शुभा जी रहती है। तो हमारे एक साथी ने उनसे यही सवाल पूछा कि बहुत चुनौतियां आई होंगी, कोई ख्वाहिश। उन्होंने कहा कि जीवन में इतना कुछ मिला, इसके बाद भी शिकायत करूं तो ये अन्याय होगा। तो कितनी सुंदर बात है, वी आर सो ब्लेस्ड। हम सब रिक्तता के भाव से भरे रहे। ये इस स्तर पर तो सही है कि हम और जानना चाहें, पर ये रिक्तता अगर तिक्तता पैदा करे, कड़वाहट पैदा करे, मेरे बाल कम घने हैं, मेरी हाइट कम है, इसका रंग ज्यादा उजला है, इसका कम उजला है, ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारा चित्र, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, इसने चश्मा लगा रखा है, इसके बाल मोरपंख से हैं, ये तीतर बटेर जैसी हरकतें करता है ना? उस
टक्कर में नहीं ले रहे हैं, पर चुनौतियां बहुत हैं। आप एक पब्लिक मीडियम में हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ध्रुवों पर जीते हैं विचार के स्तर पर। वो कट्टर दक्षिणपंथी या कट्टर वामपंथी होते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें लगता है कि उनके अलावा बाकी सब गलत है, जो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रही है। तो ऐसे लोग अपना प्यार भी हम पर बरसाते हैं, है ना। वो कमेंट करेंगे। जिन लोगों को मेरी विद्यालय की शिक्षा के बारे में पता है, मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, और कानपुर में एक बहुत सुंदर विद्यालय है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक विद्यालय, वहां पढ़ा हूँ। तो वो जब ये मेरे बारे में सत्य डिस्कवर करते हैं तो वो करार देते हैं कि ये संघी है। जब उन्हें आगू को पता चलता है कि ये दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बना है, तो वो मुझे कम्युनिस्ट करार देते हैं। अब ये उनकी समझ का दायरा है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं संघ द्वारा संचालित एक बहुत अच्छे स्कूल में, और वामपंथियों के ज्यादा असर वाले, पूरी तरह नहीं क्योंकि वहां पर भी दक्षिणपंथी और प्रीलिंकर स्कूल थे, वाले विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं। इससे मुझे दोनों तरफ के पंथ की खूबियां और खामियां दिख गई। एब्सोल्यूट राइट में तो कोई नहीं है, सुधार की हमेशा गुंजाइश है, और उससे आपको वो मध्य मार्ग भी समझ में आ गया। मैं विदेश मित्रों में ये बात कह रहा था, इस मामले में हमें सेना से सीखना चाहिए। इसलिए नहीं सीखना चाहिए कि जब आप अपने नेता से कोई सवाल पूछे तो वो आपको डपट देगी, तुम्हें यहाँ बिजली, सड़क, पानी और रोजगार की पड़ी है, वहां सियाचिन में जवान। इसलिए नहीं, सेना में चाहे आप अफसर हो चाहे जवान हो, सबसे पहले आपको ड्रिल करना सिखाते हैं। ड्रिल क्या होती है? सीधी चाल में चलना, अनुशासन। ठीक है। और आगे बढ़ने के लिए वो ड्रिल क्या होती है? लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, दाएं देखो बाएं देखो, पांव भी थोड़े बहुत मुड़ सकते हैं, चलो सीधे। तो हम लोगों का जो सिस्टम है वो ऐसा है, पर जिन लोगों को नहीं पता है, कई लोगों को लगता है कि यदि सरकार से सवाल पूछ रहे हो तो तुम अमुक पार्टी के विरोधी हो, जहां जिस पार्टी की सरकार हो। कई लोगों को लगता है कि अगर सरकार के किसी अच्छे काम के बारे में तुम बता रहे हो तो तुम उसके समर्थन हो, ये हमारा काम नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे दबाव आते हैं। पर अगर आपके मन में ये है कि अपन किसी मोह में नहीं आए, किसी राज्यसभा की सीट नहीं चाहिए, किसी भी पार्टी की आईटी सेल से शाबाशी नहीं चाहिए, जब शाम को आंख मूंदे तो ये रहे कि यार भय और प्रलोभन में नहीं आए, जानकर कोई अहित नहीं किया, जानकर अज्ञान नहीं किया, और अपने दर्शकों को जो आप पर इतना अगाध श्रद्धा, प्रेम और विश्वास करते हैं, उनके साथ छल नहीं किया। अपनी समझ भर उनको सभी पक्षों के बारे में बताया, अपनी समझ भर, तो सुकून रहता है। और सिर्फ गालियां मिलती हो ऐसा नहीं होता। यह है कि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जो क्रोध में होता है वो जो रिक्त हो, जो जिसके अंदर तिक्तता होती है वो क्रोध में होता है, और वो अपने क्रोध को खुद दिखाता है। छोटा बच्चा होता है, डंडा मारता हुआ चल रहा है, ऐसे गुस्साया हुआ है, माँ ने दुलार नहीं किया, पिता ने लड्डू नहीं दिया, खेल अच्छा नहीं हुआ, तो वो जमाने पर अपना गुस्सा उतारता है उस डंडे के जरिए। कोई बड़ा आता है उसको डपट देता है तो वो तुरंत अत्याचारी से पीड़ित हो जाता है। तो जो लोग बहुत क्रोध और हिंसा दिखाते हैं कमेंट बॉक्स में या अदरवाइज, मुझे लगता है कि उनके जीवन में प्रेम नहीं है, प्रबोधन नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। पर असहमति रहे वो बड़ा जरूरी है। लोग आकर बताते हैं कि आपके वीडियो में ये एक चीज एक्चुअली गलत हो गई, या इस शब्द का उच्चारण ठीक नहीं है, या इसको ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, कई बार फोटो गलत लग जाती है, देन वी करेक्ट इट, और तब हम पूरी जिम्मेदारी के साथ माफी भी मांगते हैं। तो ये सीखने सिखाने का सिलसिला जो लगातार चलता रहता है। दबाव खूब रहते हैं, लेकिन प्रेम इतना मिलता है कि फिर वो दबाव ज्यादा भारी नहीं लगते। एक दबाव बहुत ज्यादा लगता है, मैं आज सोच रहा हूँ कि पुणे के मंच पे बता ही दूं सही से, बड़ा प्रेशर रहता है, और इसको हिंदी में वायुमंडल का दबाव और अंग्रेजी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये बड़ा जरूरी है धरती पे सीधे खड़े रहने के लिए। इस एक जरूरी दबाव के अलावा हम किसी दबाव को नहीं मानते हैं, ठेंगे पर रखते हैं। आपके लिए ये
ज़्यादा अहम रहता है? मैं नहीं समझा। आपके लिए उस एटमॉस्फेयर की लिए बनाने के लिए या बना रहने के लिए ये दर्शक जी बिल्कुल, हम मास कम्युनिकेशन के प्रोफेशन में हैं। हमारा मकसद ये होता है कि जब हम अपनी बात कहें तो वो लोगों तक पहुंचे। कई बार उस चक्कर में कुछ जरूरी किस्म की बदमाशियां भी करनी पड़ती हैं। कई लोग नाराज होते हैं आके कि साहब हम थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही क्यूरियस बना दिया, या टाइटल में ये वर्ड क्यों लाए, इसकी तो एक ही सेंटेंस में बात नहीं, क्योंकि हमको पता है कि इंटरनेट का इकोसिस्टम कीवर्ड से चलता है। तो कुछ तो हमने अपनी बाउंड्रीज तय की है योगेश। जैसे हम लल्लन टॉप में ये नहीं दिखाते हैं कि कौन सा हीरो हीरोइन किस रंग का कच्चा पहन के अपने कुत्ते को घुमाने गया है। इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस कौन किसके साथ सो रहा है, कौन किसके साथ जाग रहा है, कौन रेस्टोरेंट में क्या खा रहा है। इट्स देयर पर्सनल लाइफ। इफ दे डिक्लेयर देयर रिलेशनशिप कि मैं अमुक से शादी कर रहा हूं, देन बी इन्फॉर्म्ड, राइट। पर मुझे पता है कि अगर मैं योगेश से बात करूं, और योगेश ने 60 मिनट बात की, जिसमें 58 मिनट योगेश ने क्लाइमेट चेंज पर बात की, 2 मिनट शाहरुख खान ने बात की, तो बहुत संभावना है कि मैं टाइटल या थंब में शाहरुख खान को भी लेकर आऊं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सिर्फ क्लाइमेट चेंज करूंगा तो ये जो जरूरी विषय है जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए, उसको ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यू डू नॉट लुक फॉर क्लाइमेट चेंज। हम इग्नोरेंस में जी रहे हैं। हम अपने गाँव को प्लास्टिक के मलबा घरों में तब्दील कर रहे हैं। खेतों में जब किसान ट्रैक्टर चलाता है ना, तो मिट्टी कम निकलती है, प्लास्टिक ज्यादा निकलती है। हमने अपने गांव की निकासी व्यवस्थाओं को अवरुद्ध कर दिया है। तो ये बड़ी जरूरी बात है। पर सरस क्या है कि वो जरूरी बात मजेदार ढंग से तुम तक पहुंचे नहीं। तो ऐसे में थोड़ा सा वो कीवर्ड भी लाने पड़ते हैं उन जरूरी समझाइशों के साथ, है ना, कि किसी के निजी जीवन में नहीं खाते। तो एक ये वाला भाव है जो आपका जो स्टोरी टेलिंग अलग हम जिस बात के लिए जान रहे हैं, अलग तरीके का स्टोरी टेलिंग, अलग तरीके का रंगढंग, अलग तरीके का प्रेजेंटेशन। तो इस प्रेजेंटेशन के पीछे मोटिवेशन क्या है? ये बात हो गया, आपने जो एक तकनीकी बात बताई वो एक बात है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ये लोगों को जो ऑडियंस है, ऑडियंस उसी तरीके को पसंद करता है? मैं जब बड़ा हो रहा था तो जादूगर बनना चाहता था। जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आप बहुत कुछ बनना चाहते हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था और जादूगर बनना चाहता था, उससे पहले मैं अखरोट बनना चाहता था। अखरोट मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई जल्दी पत्ती उसको तोड़ नहीं पाता। जब कोई वैष्णो देवी से लौटे तो उसके साथ प्रसाद के रूप में अखरोट आता है, तो मुझे लगता था बड़े होकर अखरोट बनना चाहिए। विज्ञान की किताब में पढ़ा अखरोट पौष्टिक भी होता है। फिर एक दिन मैंने देखा कि गिलहरी अखरोट लेकर दौड़ गई, तो मुझे लगा कि मैं बड़े होकर गिलहरी बनूंगा। गिलहरी फटाक से पेड़ पर चढ़ जाती है, होमवर्क भी नहीं करना पड़ता है। फिर एक रोज मैंने देखा कि गिलहरी को बंदर ने दौड़ा दिया, तो मुझे लगा कि बंदर बनना श्रेयस्कर रहेगा। एक रोज बंदर नाच रहा था मदारी के इशारे पर, और मदारी के इर्द गिर्द जमघट लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि बंदर बनना छोड़ देते हैं, मदारी बनते हैं। एक पुलिस वाला आया, उसने मदारी को डांट लगाई, तो मेरे को लगा कि खाकी वर्दी पहनना चाहिए, इससे प्रभुताई आती है। एक नेताजी आए खद्दर पहने हुए, खादी वर्दीधारी ने उनको सल्यूट किया, तो हमने सोचा नेता बनते हैं। अगले रोज देखा तो नेताजी कुछ मुरझाए हुए थे, क्योंकि उनकी कलफ टूटी हुई थी। तो हमको लगा कि नेताजी से अच्छा है कि अरारोट बन जाए, जिससे कुर्ते में कलफ आती है। फिर मैंने एक दिन धोबी भैया को देखा जो उस कलफ को लगाते थे और कोयले से इस्त्री करते थे। तो मुझे लगा कि या तो मैं भैया की तरह बनूं, पर फिर उनको देख के लगा कि गर्मी बहुत है, और लगा कि जब सारा खेल गर्मी का ही है तो कोयला बन जाता हूं। कोयला को देखा तो वो दहक रहा था, राख बन रहा था। राख जमीन पर पड़ी हुई थी। जमीन को गौर से देखा कुछ दिन, तो उसने अपना रंग बदल दिया और उसमें से घास निकल आई। घास को गौर से देखा तो वो दरअसल एक पेड़ के लिए नमी बचा रही थी। पेड़ अखरोट का था। मुझे ध्यान आया कि मैं अखरोट बनना चाहता था।
फिर लगा कि दुनिया कमाल जादू है, तुम कुछ भी बन सकते हो अगर तुम कल्पना कर पाओ। तुम उस कल्पना का 164 में कलमबद्ध मजिस्ट्रेट के सामने सम्मत बयान दे सकते हो अगर तुम्हारे पास भाषा हो, कहने का तरीका हो। तो फिर मैंने जादूगर बनना भी मुलतवी कर दिया। मुझे लगा कि जब इतनी सुंदर भाषा है जिसके जरिए तुम अखरोट, गिलहरी, घास, बादल, पंछी सब बन सकते हो, तो क्यों ना इस भाषा में कुछ किया जाए। हम किसी की कही कहानी का एक उपाख्यान है, हमारे माता पिता की कहानी का हम एक पड़ाव है, हम अपनी संततियों की कहानी का प्रस्थान बिंदु है। किसी की कहानी के हम नायक हैं, किसी के राम हैं, किसी की सीता है, किसी के जीवन के रावण भी हो सकते हैं। किसी के लिए हमारा जाना अवसान होगा और कोई कहेगा भला हुआ जो उसका वध हो गया। कोई कवि होगा जो हमारे बीतने पर निर्गुण गाएगा, कोई होगा जो उस निर्गुण के कार्य के लिए एक तार खींच रहा होगा, और कोई इन सब से निरक्त होकर वहां पर दरी बिछा रहा होगा। एक और मरे, एक और जाए, मेरा रोजगार चलता रहे क्योंकि मैं अभी जीवित हूं। ये जो कहानी कहने का ढंग है, ये आपको जादू सिखा देता है। अगर आप कहानियां कहते हैं, कहानियां सुनते हैं, तो आप अद्भुत महसूस करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये तो मैंने बचपन से खूब कहानियां सुनी, मेरी माँ कहानियां सुनाती थी। और ये वो दौर होता है जब आपको बादलों में हाथी भी नजर आता है और जिराफ भी नजर आता है। आपको बादलों से वो खुशबू भी आती है जो असल में आपकी माँ की बनाई रसोई से उठ रही है। तो कहानियां अद्भुत होती हैं, वो आपको जादू सिखाती हैं, वो आपको जीवन के प्रति और आसक्त बनाती है। इसलिए हमें लगता है कि कहानियों को रोचक, सरस ढंग से कहा जाए, ज्ञान को सरस बनाया जाए, ताकि जो जिम्मेदारी हमें मिली है लोगों के द्वारा, हम उसका निर्वहन कर सकें। कहानियां का ये दौर आगे चलता ही रहेगा। मतलब एक जब कसा हुआ एकदम पक्का कहानी बताने वाला आदमी जब हमारे साथ होता है, तो शायद ये होते हैं सर बीच में झाड़ रहा था कि नहीं पब्लिक कब तक रुकी है, आगे जा रही है। तो सर कुर्सियाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लोग बैठे हैं और सुन। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। हिंदी के एक कवि कहते हैं कि यदि कोई तुम्हें सुन रहा है तो इसमें तुम्हारे बोलने का गौरव नहीं है, उनके सुनने का बड़प्पन है। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मुझे इतना मान लिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपनी तरफ से भी। और मैं जिस ललित टॉक के लिए काम करता हूँ उसमें बहुत सारे साथी हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं। मैं सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, आप मुझे मुखौटा समझ सकते हैं, पूरा शरीर वो मेरे साथी हैं। तो बहुत सारा श्रेय उन साथियों को जाता है और आप सबको जाता है, ललित टॉक के करोड़ों दर्शकों को, जो हमें ये दम देते हैं, हमें संजीवनी देते हैं, हमें भय मुक्त रखते हैं, हम पर आस्था रखते हैं, और इसी वजह से हमारा आख्यान जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। अशाच नवनवीन व्हिडिओंच्या अपडेट्ससाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा। आमच्या फेसबुक आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका।